नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग हो? पीपल आर वेल एंड आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 5 या फिर आप कह सकते हैं कि सिविक्स का लास्ट चैप्टर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को लेके आए हैं। इसके बाद अपना सिविक्स ख़त्म हो जाएगा और टेक्निकली अगर सीबीएसई के सर्कुलम के हिसाब से देखें तो अपन ने सोशल साइंस में 3 बुक्स जो कि इकोनॉमिक्स, इसके बाद सिविक्स और जो हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए। अपन अब बस ज्योग्राफी का एक चैप्टर बचा है सीबीएसई के लेटेस्ट सर्कुलम 2025-26 के अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसके बाद अपन वो कर लेंगे, फिर अपना सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस में अपन ने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर बचा है और बायोलॉजी में 3 चैप्टर बचे हैं, तो वो भी धीरे धीरे अपन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब दिसंबर तक आपका लगभग लगभग ये चैप्टर कंप्लीट, मैंने ये 2 बुक जो कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको डलते हुए दिख रहे होंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक फुल मैप वीडियो जो मैप के बिहाफ में जो वीडियो आएगा उसको, मतलब जो एग्ज़ाम में आपको मैप वाला क्वेश्चन जो आता है उसका एक प्रैक्टिस वीडियो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो करना होगा, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो ये अभी कुछ मतलब आप मान सकते हैं कि आपका ये हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि आपने अभी तक डेमोक्रेसी को समझ लिया है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कैसे बनाई जाती है, डेमोक्रेसी में मतलब क्या होता है, 9th और 10th दोनों ही मिला के बताया जाता है इसमें। दोनों मिला के आपने समझ लिया कि हाँ डेमोक्रेसी क्या होती है। अब अंत में डेमोक्रेसी आखिर में ऑन ग्राउंड कैसा बिहेव करती है, ऑन ग्राउंड उसका क्या वो ऑन ग्राउंड वो क्या प्रेजेंट करती है अपने आप को डेमोक्रेसी, अब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे, ठीक है, कैसे वाली बात आपको यहाँ पे बताई गई है। अ, सबसे पहला वो प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। हर नागरिक डेमोक्रेसी में एक समान होता है। इनहेंस इंडिविजुअल डिग्निटी, हर एक व्यक्ति का अपना जो वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सबको मिलता है, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर 3-4 बार पार्लियामेंट में इतने सारे लोग होते हैं, मिलजुल के बात करते हैं, तो एक अच्छा डिसीजन निकल के आता है। फिर प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मतलब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, क्योंकि हर हर कम्युनिटी का बंदा गवर्नमेंट में होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई बात ही नहीं हो पाता, ठीक है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है। तो होता क्या है कि अ, अगर आपसे गलत लीडर चुन गया है तो आप उसको अगला इलेक्शन में हटा भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे। अब आगे ये सब बात तो हो गई, ठीक है। तो अब मैंने कुछ कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हालांकि नोट्स तो कुछ है नहीं, मैं बुक ही है आपकी एनसीईआरटी की, उसी में कुछ कुछ पॉइंटर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और चाहे तो आप
आप डायरेक्टली वीडियो देखते वक्त अपने बुक में भी ये पॉइंटर्स हाईलाइट कर सकते हैं। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप चाहे तो ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी ये सारे पॉइंटर्स हाईलाइटेड मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए डेमोक्रेसी में इतनी अच्छाई है, ठीक है, तो लेकिन ऑन ग्राउंड जैसे कि बात हुई अपनी, ऑन ग्राउंड पे होती है डेमोक्रेसी की, हाँ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ऑन ग्राउंड पे होती है। तो ऑन ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि डेमोक्रेसी चाहिए या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा है, ठीक है। वैसा क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अभी इस दुनिया में लगभग 198 कंट्रीज़ है, जिसमें से 100 कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेसी है। उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वो रेगुलरली इलेक्शन करवाती है और उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज है। मगर ये लोग डेमोक्रेसी है कि नहीं, वो उसका बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आ, ये लोग जो कंट्रीज है, ऐसी ऐसी जो कंट्रीज है जो प्रोक्लेम करती है कि हाँ हम डेमोक्रेसी है, तो आ, इन कंट्रीज़ में अलग अलग आपको हर एक कंट्रीज़ का अलग सोशल कल्चर या पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलेगा। क्योंकि सब डेमोक्रेसी है लेकिन सबका कल्चर वगैरह बहुत अलग अलग है। सो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। मगर डेमोक्रेसी में क्या है ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक गलती हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक गलती के कारण आप पूरी डेमोक्रेसी को ही गलत बता देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई एक गलती है, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, तो इनइक्वालिटी है अगर इकोनॉमिक में, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डेमोक्रेसी ही गलत है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी सही है कि गलत है। अब हम लोग अलग अलग पॉइंटर्स उठाएंगे और धीरे धीरे पता करेंगे कि हाँ डेमोक्रेसी सही है या गलत है। तो सबसे पहला पॉइंटर है अपना ये, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगला टॉपिक वही अपना अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हाईलाइट कर दिया मैंने। कहने का मतलब क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल इन मतलब क्या है कि जैसे अकाउंटेबल मतलब अगर मान लीजिए कि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, एक हाइपोथेटिकल केस है भाईजान, कोई भी कुछ नहीं करेगा समझे, तो मैंने डिस्क्लेमर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। मान लीजिए कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसने कुछ गलत किया, ठीक है। तो अगर उसने कुछ गलत किया तो हम लोग की जो जनता है, अभी हम लोग जो है, अगर हम लोग चाहें तो उस गवर्नमेंट को हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग चाहें तो उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, फिर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, फिर उनको हटाया जा सकता है। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। एक आता है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब कोई भी गलती हुई तो आप रिस्पॉन्स दीजिए सरकार को कि हाँ ये नहीं हुई है तो ये इसका कारण सरकार है, ये नहीं हुई है तो इसका कारण सरकार है, ये नहीं हुई है तो इसका कारण सरकार है। क्योंकि डेमोक्रेसी में ही आप ये कर सकते हैं। आप ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे अपना नॉर्थ कोरिया में करके दिखाइए कि ये गलती हुई है, इसका कारण वही है, वो कौन है वो, अरे कौन है वो, हाँ वही जो आप समझ गए, छुटकू सा मुटकू सा वही लौंडा जो भी है।
तो वो गलती है, वो उसकी गलती करके दिखाई, वो आपको चढ़ा देगा। तो आप नहीं कर सकते यार, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप कर सकते हैं। अब अभी रूलिंग गवर्नमेंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, इनको आप बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है ना, नहीं हो रहा है तो वो पोस्ट छोड़ो, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो और अंत में आती है लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। मतलब देखिए, डेमोक्रेसी का क्या नाम ही यही है कि पीपल्स ओन रूल। तो यही कहता है कि हाँ, पीपल्स ओन रूल होगा ही, है ना, पीपल्स ही तय करेंगे और पीपल्स ओन रूल होगा, यही कहता है लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। तो ये बात हो गई अपनी। तो एक सर्वे किया गया जिसमें पूछा गया कि हाँ, कितने देश हैं ना जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं। तो दे सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में क्या नाम था कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी गवर्नमेंट रहे, ठीक है। तो ये कंसर्निंग बात है। बाकी सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी चाहते हैं वो श्रीलंका, फॉलोड बाय इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, और पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहता है। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। 1950 से 2000 का एक डाटा लिया गया, उसमें क्या पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो 0.5% ज़्यादा है अपना नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। मतलब एक अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो 0.5% ऑन एन एवरेज 0.5% धीरे धीरे ग्रो कर रही है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। जैसे कि आप अभी एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। आप चाइना और इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, आपको पता ही होगा। तो चाइना चाइनीज़ जो है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो चाइना में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पे पहला बात तो उनको कोई कोई वो लोग अकाउंटेबल नहीं है उस देश के पुअर्स के लिए, है ना। अगर कोई गरीब है वो को उसको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस सरकार को। उस सरकार को है कि हमें पैसा चाहिए, हमें बस देश भरा दिखाना, यही है। तो अगर और उनको ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ, गरीबी बढ़ रही है उनके देश में, तो दे विल चूज़ अ सिंपल वे टू रिड्यूस पॉवर्टी। वो लोग सिर्फ गरीब को पकड़ेंगे और उड़ा देंगे, लिटरली उड़ा देंगे भाईजान। तो आप समझ सकते हैं कि वो देश डेमोक्रेटिक नहीं है ना। तो उनको अकाउंटेबल नहीं है, वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं, है ना। तो कोई उसका चेक करने के लिए नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, अगर चाइना जैसे हुआवे वगैरह हो गई, ये सब डायरेक्टली फंड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। डायरेक्टली गवर्नमेंट उस कंपनी को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इंडिया में अगर अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर रिलायंस को सपोर्ट करेगी, तो उसी उसी स्कीम के तहत इंडियन गवर्नमेंट को, अगर आप भी एक कंपनी शुरू करते हैं तो आपको भी सपोर्ट करना होगा, समझे। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को अगर एक कंपनी को सपोर्ट कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट दूसरी को भी सपोर्ट करना होगा, तीसरी को भी करना होगा। मतलब ओवरऑल सबको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडियन गवर्नमेंट को सबको देखना है, समझे। और चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, हमें हुआवे कंपनी जैसी कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, तो उनको सपोर्ट करेगी। अगर वहाँ पे आप नई कंपनी शुरू करते हैं और उसको धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे लिए खतरा है, तो वो आपको वहीं पर उड़ा देगी और आपकी कंपनी को ख़त्म कर देगी। तो ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता, समझे। तो अ, इसी कारण से, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है इकोनॉमिक में। यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है इकोनॉमी में। इंडिया में गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इंडिया में भी इन्वॉल्व होती है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हाँ, इस चैप्टर में हमें करप्शन के बारे में भी पढ़ना है। इनडायरेक्टली तो होती है ना। झूठ वाली बात तो इसमें भी नहीं लिखी है।
और भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह आते रहते हैं बिजनेस लोन्स वगैरह की, तो लोन वगैरह दे सकता है गवर्नमेंट। लेकिन वहाँ पे लोन वगैरह का सिस्टम नहीं होता है, वो सिर्फ पैसा फूंक देते हैं कि तुम बनाओ, और वहाँ पे कोई लेबर लॉस वगैरह भी नहीं है। तो इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में स्लाइटली ज़्यादा तेज़ी से इकॉनमी ग्रो होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसके लिए डेमोक्रेसी को ही गलत ठहरा दें। ये बहुत नेग्लेजिबल होता है, इतना छोटा सा ग्रोथ होता है। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, जो कि आपको इस पेज का हमें काम नहीं है, ये जो पेज है ना इसका काम नहीं है अपने को। ये पेज सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हालांकि इस पेज का अपने को काम नहीं है। आप जैसे कि देख सकते हैं, एक बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि दुनिया के जो 2% अमीर, उनके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मतलब सबसे ज़्यादा पैसा है, जो सबसे ज़्यादा लेवल में मतलब जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में, उनके पास सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चाहे तो, समझ गए। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है। अब आ जाते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अगला टॉपिक है अपना रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। देखिए, जैसा कि अपनी बात हुई, अगर चाइना में कोई गरीब है, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, या यूएई हो गया, या और भी जैसे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हालांकि चाइना बोलता है लेकिन नहीं है, अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे अगर गरीब है और सरकार को गरीबी हटानी है, वो गरीब को ही हटा देगा, है ना। लेकिन इंडिया में तो गरीब को अब सचमुच कुछ देना होता है, कुछ सरकार पीडीएस वगैरह निकालती है ना, और भी अलग अलग तरीके से गरीब का कोशिश करती है अपलिफ्टमेंट हो। तो गरीब का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इसके लिए इंडिया में लोग सरकार काम करती है। बाकी देशों में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे तो गरीब को ही हटा दो, गरीबी ख़त्म, सिंपल सा फंडा है ना। तो इसलिए जो मान लीजिए कि आप जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे पॉवर्टी को हटाने के लिए काम किया जाता है। लेकिन अभी भी ये ट्रेंड देखा गया है कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, समझ गए। और इनइक्वालिटी, ठीक है, असमानता, इनइक्वालिटी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। मोस्टली आप यहाँ पे जेंडर को रिलेटेड बात किया गया है, मेल और फीमेल के रिलेटेड, लेकिन और भी सोसाइटी में है, हमें सोसाइटी में तो बहुत सारे इनइक्वालिटी के बात है। तो इनइक्वालिटी है ना। बहुत समय तक अभी भी वुमेंस को आपको इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था, लेकिन अभी लीगल लॉस वगैरह बन गए हैं, अभी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल है। आप 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 जाके यही बात आप यूएई में बात बोल के दिखाइए जाएगा, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है ना। तो यही है, ये सब चीज़ आपको डेमोक्रेसी में अवेलेबल है। अगला टॉपिक है आपका एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी सेकेंड लास्ट टॉपिक है अपना। हमने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका का केस। दोनों में लैक एथनिक कॉम्पोजिशन था, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री बेल्जियम, श्रीलंका भी एक डेमोक्रेसी का कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 गलती तो होते रहती है ना, गलती से ही तो सब सीखता रहता है, तो गलती हो गई थोड़ा सा श्रीलंका से, तो कोई गलती की वो कोई भारी बात नहीं है। बेल्जियम ने यहाँ पे काम किया, है ना, सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया। जब सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट हो गई,
हो गई, तो इससे हमें एक चीज़ पता चला कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहीं पे बताया गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैं हर बार चाइना, नॉर्थ कोरिया, यही सब कंट्रीज़ का एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ आपके लिए। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं आपको चाइना का। तो मान लीजिए जिस चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जाइए आप, और सोशल डाइवर्सिटी है, मान लीजिए 2 धर्म है। चाइना, आपको मैं बता दूं कि बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, आपको अगर नहीं पता हो तो आप जाइए, आप जाके वहाँ पे आप सीधा सीधा इंडिया में जैसे सब खुलेआम हिंदू मुस्लिम में लड़ते हैं ना, आप देखे होंगे, वहाँ पे आप जाके यही करिए। इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबके पास खुला राइट्स है, तो सब तेज बनते रहते हैं और सब लड़ते रहते हैं। हालांकि सच्चाई सबको पता है कि वो लोग असल में लड़ते नहीं है, वो सब अनएम्प्लॉयड यूथ है। कुछ पार्टी उनको खरीद लेती है, एक ही पार्टी रहती है, दोनों को खरीद लेती है, दंगा फसाद, तो वही वोट बैंक के चक्कर में सबको किया करवाया जाता है। लेकिन ये सब भी तो हो रहा है सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में। सेम चीज़ अगर कोई पार्टी चाहे चाइना में करवाना, तो आपको लगता है कि चाइना में वो चीज़ हो जाएगा? चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो उसका जो वो लौंडा है, वो कौन है, वो मोटकू सा छुटकू सा, वो लौंडा, ये आप अगर हिंदू मुस्लिम में लड़ेंगे, वहीं के वहीं गोली मार देगा और भेज देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें है ना। आप प्रोटेस्ट वगैरह भी सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ नहीं। सोशल डाइवर्सिटी उन लोग को एकोमोडेट करने का एक ही तरीका आता है, जो मेजॉरिटी है उसको छोड़ दो, जो माइनॉरिटीज़ है उसको फोड़ दो, बात ख़त्म, हो गया सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट। तो असल में एकोमोडेशन सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि पहला पॉइंटर है, यह ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो सिर्फ मेजॉरिटी के साथ रूल ना किया जाए, ठीक है। और मान लीजिए कि रूल बाय मेजॉरिटी है, तो रूल बाय मेजॉरिटी नॉट बेसिस ऑन रिलीजन या लैंग्वेज होना चाहिए, समझे। ये बातें इसमें बताई गई है आपको। अगला टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। लास्ट टॉपिक है अपना, और मोस्टली हम लोगों ने इसमें बात कर ही ली है। डिग्निटी मतलब होता है इज्जत, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ही आपको डिग्निटी मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो चाहे जैसे नॉर्थ कोरिया, उसमें आप हेयर स्टाइल भी अपने पसंद का नहीं रखवा सकते, कुछ 14-15 सेट्स होते हैं, उन्हीं में से आपको एक पिक करना होता है। तो यही बात है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको तो इज्जत की तो बात ही भूल जाइए, ऐसा कुछ हो भी तो बहुत भारी बात है ना। तो ये सब डेमोक्रेसी में ही होता है। अपने फेलो जो मेट हैं, उनके साथ आपको डिग्निटी मिल रही है, उनकी तरफ से आपको भी देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि रिस्पेक्ट है सिंपल रूल, गिव एंड टेक, समझे, तो देना पड़ेगा, तो आपको भी मिलेगी डिग्निटी, है ना। तो वही चीज़। और फ्रीडम भी आपको डेमोक्रेसी में ही मिलती है। एक पॉइंटर मेरे को लगता है छूट गया, क्योंकि याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो बुक हाईलाइट करके ले आया हूँ, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे होंगे, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। एक पॉइंटर छूट रहा है, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एज द वर्ड सजेस्ट, आपको ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कि आप क्या आप बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल जान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपको ट्रांसपेरेंसी, यहाँ लिखा हुआ भी है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन आपको जानना है कि क्या कर रही है। तो आप, एक चीज़ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के तहत आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट रिलेटेड काम
के के लिए आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपको जानना है LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर आपको जानना है NTPC एक गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर आपको जानना है गेल एक गवर्नमेंट कंट्री है, या सब जाने देते हैं। आप सबसे अच्छा समझिए पेट्रोल। पेट्रोल तो आप लोग सब जानते होंगे, है ना। कुछ लोग पेट्रोल का नशा भी करते हैं, खैर वो अलग बात है। तो पेट्रोल सब जानते होंगे। पेट्रोल की एक गवर्नमेंट की कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, या जिसको इन शॉर्ट भारत पेट्रोलियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको ये जानना है कि BPCL, है ना, ये जो तेल ले खरीदती है ना, ये कहाँ से खरीदती है, मतलब किस कंपनी से खरीदती है, या किसी प्राइवेट फर्म से खरीदती है, या किसी सरकारी फर्म से खरीदती है, किस जगह से खरीदती है, कितने की खरीदी थी उस दिन, ये सब अगर आपको डिटेल्स जानने हैं, है ना। अब ये नहीं कि ये प्राइस क्या ये महंगा होगा क्या, वो सब फालतू बात है ना, ये सब बात नहीं। क्या मतलब आप पास्ट रिकॉर्ड में जो हुआ है, पास्ट में जो कंपनी कर रही है, वो सब बात, फ्यूचर में वो क्या करेगी, हाँ आप ये जान सकते हैं कि हाँ फ्यूचर प्लान पूछ सकते हैं कि हाँ कंपनी की फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन ये तो फाइनेंशियल डिटेल्स हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक लिस्टेड कंपनी है, फिर ये इकोनॉमिक का टॉपिक हो जाएगा, आप समझे। वो लिस्टेड कंपनी है, फिर उसका आप पूछ रहे हैं कि आप फ्यूचर प्लान क्या है, तो इस हिसाब से तो फिर वो आप उसके शेयर्स में चले जाइएगा, फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि पास्ट में उस कंपनी ने क्या किया। जैसे मान लीजिए आप उसका RTI डाल के पूछ सकते हैं कि ये कंपनी है, इस कंपनी ने जो अभी क्रूड ऑयल खरीदा, या फिर जो भी पेट्रोलियम खरीदा, ये किस देश से खरीदा या किस कंपनी से खरीदा और क्यों खरीदा, तो ये आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये बहुत ज़रूरी है, और ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट से ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक नॉमिनल फीस होती है RTI की, है ना। आप चाहे तो इसके ऊपर और भी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि हमारा तो काम है सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो मैं तो कुछ खास आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ओके, कितना टाइम हो गया, आधे घंटे से कम में भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे हमें पता चलता है काफ़ी छोटा चैप्टर था, ठीक है, काफ़ी छोटा चैप्टर था, काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी प्यारा चैप्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आपको आई होप मेरे साथ पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा। हालांकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, या मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो जब जाती है तो उसमें ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय में ऑडियो का क्वालिटी ठीक रहता है। लेकिन ये कुछ या तो माइक का खराबी है, या तो कहीं पे सिस्टम एरर है कि आगे चल के उसका ऑडियो क्वालिटी कम हो जाता है। तो अगर आपके सिस्टम में भी मेरा ऑडियो क्वालिटी कम दिख रहा है, हालांकि मुझे ये वाली बात तो पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो से अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। अगर ऑडियो क्वालिटी कम दिख रहा है तो आप क्रोम पे एक एक्सटेंशन लगा के आप देख सकते हैं, जो कि है साउंड साउंड करके कुछ एक्सटेंशन आता है, ठीक से मुझे याद नहीं है। तो आप उस टाइप के एक्सटेंशन साउंड जिससे वॉल्यूम बढ़ जाए, मतलब 200-300 तक वॉल्यूम जा सकती है, उस एक्सटेंशन को लगा के देख सकते हैं, वॉल्यूम का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल सकता है। और और अगर इस वीडियो पर किसी तरीके से मैंने आपको हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई ऐसा मकसद था नहीं, सिर्फ एक चैप्टर था, डेमोक्रेसी के ऊपर था, कुछ कुछ हाइपोथेटिकल केस है, कुछ रियलिस्टिक केस भी लेना पड़ता है ना। तो फिर थैंक यू, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, इट मोटिवेट्स अ लॉट, है ना।
और कमेंट भी आप चाहे तो कुछ भी कमेंट लिख दीजिए कि हाँ, कम से कम एनवी भी लिख दीजिए, एनवी भी लिख सकते हैं आपकी नाइस वीडियो, ऐसा भी मैं मान लूँगा। आप कुछ भी लिख दीजिए, है ना। आप लास्ट तक रहें इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।